नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल मयंक स्टडी पॉइंट पर। मैं हूं आपका होस्ट मयंक साव और आज का मेरा वीडियो इंटरनेशनल बिजनेस का है, जिसके अंदर हम लोग जानेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट। जी हाँ, ये बहुत ही नया चैप्टर है और अगर आप कॉमर्स से है तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा और ये इकोनॉमिक्स से भी रिलेट करता है। क्लास 11 के इकोनॉमिक्स में, माइक्रो इकोनॉमिक्स में ये देखा जाता है और मैक्रो इकोनॉमिक्स में भी कई बार इसके बारे में बोला गया है। इंटरनेशनल बिजनेस में हम लोग यही समझेंगे आज बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के बारे में। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप सभी ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चलो कर दिए सब्सक्राइब और प्रेस कर दिए बेल आइकन को भी, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिले और आप उसे मिस ना कर सके। तो बढ़ते हैं आज के मेरे टॉपिक की तरफ। तो चलिए आज कुछ नया सीख लेते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में, BOP। द बैलेंस ऑफ पेमेंट is a statement of all transaction made between entities in one country and the rest of the world over a defined period of time such as a quarter or a year। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट एक तरह का स्टेटमेंट है जिस स्टेटमेंट में हर तरह का ट्रांजैक्शन जो एक कंट्री से दूसरे कंट्री के साथ हो रहा है वो हम लोग रिकॉर्ड रखते हैं, उसको समराइज करते हैं। अगर आप कॉमर्स से हो तो आप लोग को अकाउंट्स याद होगा 11 क्लास में, जो अकाउंट्स क्या काम करता था, समराइजिंग का, रिकॉर्डिंग का, उसको आइडेंटिफाई करने का। तो सेम थिंग यहाँ भी कंट्री के इकोनॉमिक सिस्टम पे होता है जिसको हम लोग बैलेंस ऑफ पेमेंट बोलते हैं, BOP। वो भी यही चीज़ करता है कि सारे रिकॉर्ड्स को, सारे ट्रांजैक्शन का स्टेटमेंट वो लोग बनाता है और देखता है, और साथ में ये इंक्लूड करता है करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट को भी अपने साथ। अब हम लोग बैलेंस ऑफ पेमेंट को और अच्छे से समझते हैं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट असल में क्या होता है और वो कैसे काम करता है। द बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑल्सो नोन एज बैलेंस ऑफ इंटरनेशनल पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट को हम लोग दूसरे भाषा में बैलेंस ऑफ इंटरनेशनल पेमेंट भी कहते हैं। दूसरे शब्द में हम लोग इस तरीके से जान सकते हैं। इंटरनेशनल का मतलब यही होता है कि ये कंट्री टू कंट्री जो ट्रांजैक्शन हो रहा है उसके बारे में बताता है, जो भी एक्सपोर्ट हो रहे हैं, जो भी इंपोर्ट हो रहे हैं। ठीक है। समराइजेस ऑल ट्रांजैक्शंस दैट अ कंट्रीज इंडिविजुअल कंपनीज एंड गवर्नमेंट बॉडीज कंप्लीट। और ये सभी चीज़ों का ट्रांजैक्शन को समराइज करता है कंट्री के इंडिविजुअल्स को, कंपनीज को या फिर गवर्नमेंट बॉडीज को, जितने भी कंप्लीट किए गए हैं इंडिविजुअली, कंपनीज के थ्रू, गवर्नमेंट बॉडीज आउटसाइड ऑफ द कंट्री, जो इस कंट्री से दूसरे कंट्री वाले जो इंडिविजुअल है, कंपनीज है या फिर कोई उस कंट्री के गवर्नमेंट बॉडीज है, उनके थ्रू कंप्लीट किया गया है वो सारा ट्रांजैक्शन को, ये होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। दिस ट्रांजैक्शन कंसिस्ट ऑफ गुड्स, सर्विस एंड कैपिटल एज वेल एज ट्रांसफर पेमेंट सच एज फॉरेन एड एंड रेमिटेंस। अब इस ट्रांजैक्शन को हम लोग कुछ अलग अलग डिफरेंट टाइप्स में भी बता देते हैं कि हम लोग गुड्स का भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, सर्विसेज का भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, या फिर दूसरे कैपिटल यानी कि कैपिटल में जो हम लोग एक कंट्री से दूसरे कंट्री में देते हैं तो वो फॉरेन एक्सचेंज के कारण जो हम लोग का करेंसी एक्सचेंज हो जाता है कि $1 इंडिया में आते ही 70 रुपया हो जाता है या फिर 60 रुपया हो जाता है। अभी जैसा हिसाब से चलता है वो हिसाब से मैं बता रहा हूँ। तो उसी तरीके से जितने भी ट्रांसफर पेमेंट्स होते हैं सब में चेंजेस होते हैं, फॉरेन एड में, रेमिटेंस में, ये सारी चीज़ें जो होते हैं वो बैलेंस ऑफ पेमेंट में इंक्लूड होता है। अ कंट्रीज बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड इट्स टुगेदर कंस्टिट्यूट अ इंटरनेशनल अकाउंट। और बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो साथ में इंटरनेशनल अकाउंट्स को भी कंस्टिट्यूट करता है, उसे समझाने की कोशिश करता है और उसे समझने की कोशिश करता है लोगों को कि वो कंपनी किस तरीके से काम कर रहा है, उसका क्या अकाउंट है, ताकि कंट्रीज का इकोनॉमिक समझ में आए कि कंपनी के पास कितना पैसा है, कंट्री के पास कितना पैसा है अपने बाहर विदेश में बिजनेस करने के लिए। The balance of payment divides transaction in two accounts and sometimes the capital is called financial account। बैलेंस ऑफ पेमेंट ट्रांजैक्शन को दो तरह के अकाउंट्स में बांट देता है, एक करंट अकाउंट, दूसरा कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट में कैपिटल अकाउंट को हम लोग फिनेंशियल अकाउंट से भी जानते हैं कि वो फिनेंशियल अकाउंट भी होता है कंट्रीज का, विथ अ सेपरेट यूजुअली वेरी स्मॉल कैपिटल लिस्टेड सेपरेटली।
अब ये क्या होता है, जो ये कैपिटल अकाउंट जो होता है या फिर फाइनेंशियल अकाउंट जो होता है वो बहुत ही छोटा सा अकाउंट को लिस्ट किया जाता है, उसमें ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं होते हैं। उसमें जो हम लोग जैसे कि जानते हैं कि हर सिक्का का दो पहलू होता है, तो यहाँ भी वही चीज़ होता है कि जो डेबिट है तो क्रेडिट भी होगा, जो क्रेडिट है वो डेबिट भी होगा। द करेंट अकाउंट इंक्लूड्स ट्रांजेक्शन इन गुड्स सर्विस इन्वेस्टमेंट इनकम। जो करंट अकाउंट है वो गुड्स को, सर्विस को और दूसरा तरह का इनकम या फिर इन्वेस्टमेंट को के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है, उनको समराइज करता है। और कैपिटल अकाउंट ये समझाने की कोशिश करता है कि सेंट्रल ऑफ बैंक, जो भी सेंट्रल बैंक है या फिर इंटरनेशनल बैंक है, उसमें उसके कितने सारे किस तरीके से ट्रांजेक्शन्स हुए हैं। नैरोली डिफाइंड इट्स इंक्लूड्स ओनली ट्रांजैक्शंस इन फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, और ये इंक्लूड करता है फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को, जितने भी ट्रांजैक्शन हुए, फिनेंशियली ट्रांजैक्शन जितने भी हुए उन सभी को इंक्लूड करता है सारे इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू। द करंट अकाउंट इज इंक्लूडेड इन कैलकुलेशन ऑफ नेशनल आउटपुट। द करंट अकाउंट इज इंक्लूड जो करंट अकाउंट होता है वो ये भी इंक्लूड करता है जो नेशनल आउटपुट है, कि आपके कंट्री से क्या चीज बाहर जा रहा है उस चीज को भी ये कैलकुलेट करता है, कितना का सामान बाहर जा रहा है या फिर कितना का सामान आ रहा है। और वाइल द कैपिटल अकाउंट इज नॉट, और कैपिटल अकाउंट इसे कैलकुलेट नहीं करता है। करंट अकाउंट इसे कैलकुलेट करता है और कैपिटल अकाउंट सिर्फ जो बैंक से हो रहे हैं पैसे के ट्रांसफर्स, फॉरेन एक्सचेंज, इन सब को कैलकुलेट करता है। ठीक है, द सम ऑफ ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डेड इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट मस्ट बी जीरो, और इन सभी को मिला जुलाकर जितने भी ट्रांजैक्शंस के रिकॉर्ड बनते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट हमेशा उसे जीरो दिखाने की कोशिश करता है और उसे जीरो ही दिखाना पड़ता भी है। एज लॉन्ग एज द कैपिटल अकाउंट इज डिफाइंड ब्रॉडली, और जिसके कारण कैपिटल अकाउंट को बड़ा दिखाने का कोशिश किया जाता है, बड़ा दिखाने का, ब्रॉडली डिफाइन करने का कोशिश किया जाता है। द रीजन इज दैट एवरी क्रेडिट अपेयरिंग इन द करंट अकाउंट एज अ कॉरस्पॉन्डिंग डेबिट इन द कैपिटल अकाउंट, जिसका एक ही कारण होता है कि जितने भी क्रेडिट अपेयरिंग होते हैं, जितने भी क्रेडिट अपेयरिंग होते हैं वो करंट अकाउंट में जाता है, और जितने भी डेबिट अपेयरिंग होते हैं वो कैपिटल अकाउंट में आता है, जिसे हम लोग वाइस वर्सा भी कह सकते हैं। इफ अ कंट्री एक्सपोर्ट्स एन आइटम अ करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन, अगर कोई कंपनी कोई कंट्री दूसरे कंट्री से एक्सपोर्ट कर रहा है, कोई कंट्री दूसरे कंट्री में एक्सपोर्ट कर रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, उसका करंट अकाउंट में चला जाएगा, करंट अकाउंट का ट्रांजैक्शन हो जाएगा। और वही अगर कोई कंट्री, फॉरेन कंट्री, अपने कंट्री में, इंडिया में अगर कोई इंपोर्ट कर रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है, इंडिया इंपोर्ट कर रहा है, तो वो कैपिटल अकाउंट का ट्रांजैक्शन में चला जाएगा। ठीक है, इफ अ कंट्री कैन नॉट फंड इट्स इंपोर्ट्स थ्रू exports of capital, it must do so by running down in reserves। अगर कोई कंट्री अपने एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में पैसे नहीं लगा रहा, फंड नहीं लगा रहा, कैपिटल, तो वो उसका कंट्री जो है बहुत जल्दी रनिंग डाउन यानी कि नीचे गिरने लगता है, रिजर्व होने लगता है, कि उसके पास पैसे नहीं है तो उसके पास कोई कंपनी जा नहीं रहा है या फिर कोई खरीद नहीं रहा है। दिस सिचुएशन इज ऑफन रेफर्ड to as a balance of payments defect, using the narrow definition of the capital account that excludes central bank reserves। अब यहाँ पे बैलेंस ऑफ पेमेंट डिफेक्ट्स के बारे में क्यों रेफर किया गया इसको, क्योंकि वहां पे क्या होता है, डिफेक्ट वही करता है जहां पे इंपोर्ट बढ़ जाता है और एक्सपोर्ट घट जाता है, कि आपके कंट्री में सामान आ रहा है लेकिन सामान तो जो आ रहा है उसका पैसा जो है प्रॉपरली बाहर नहीं जा पा रहा है, जिस कंट्री से आ रहा है वो सामान, तो यहाँ पे डिफेक्ट होने लगता है, जहां पे इंपोर्ट बढ़ जाता है और एक्सपोर्ट घट जाता है। और ठीक उसी तरीके से द ब्रॉडली इन द रियलिटी हाउएवर द ब्रॉडली डिफाइंड बैलेंस ऑफ पेमेंट मस्ट एड अप टू जीरो, और यही कारण से यही रियलिटी भी होता है कि जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो हमेशा एक जीरो ऐड कर देता है, हमेशा वो जीरो ऐड कर देता है और हमेशा उसको जीरो बनाने की कोशिश करता है। इन प्रैक्टिस स्टैटिस्टिक्सली discrepancies is due to the difficulty of accurately counting every transaction between an economy and the rest of the world, including discrepancies caused by foreign currency and transactions। तो यहाँ पे यही बताया गया कि अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो, स्टैटिस्टिक्स के थ्रू स्टैटिस्टिकल प्रैक्टिस कर रहे हो, उसमें आपको कुछ बहुत सारी डिफिकल्टीज भी आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप कोई चीज प्रैक्टिकली कर रहे हो
जैसे कि आप बुकिश लैंग्वेज को जानते हो, लेकिन अब जब उसको प्रैक्टिकली करने जाओगे मार्केट में या फिर कहीं भी किसी भी फील्ड में अगर प्रैक्टिकली करोगे तो वहां पे आपको बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स को जो है फेस करना पड़ता है। तो उन सभी प्रॉब्लम्स को फेस करने के बाद जो हमारे वर्ल्ड इंडिया हमारे कंट्री से इंपोर्ट एक्सपोर्ट के जो भी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, जो भी पेमेंट हो रहे हैं, उन सभी को हम लोग फॉरेन करेंसी में ट्रांसलेशन करते हैं। कि अभी जैसे कि इंडिया का हम लोग 5 लाख रुपया अगर वहाँ पे देते हैं, कहीं यूएस में देते हैं, तो वहाँ पे 5 लाख रुपया क्या वैल्यू हो जाएगा वो डिस्क्राइब करता है, वो ट्रांसलेट करता है। ठीक है, तो ये तो था अंडरस्टैंडिंग बैलेंस ऑफ पेमेंट का। अब हम लोग इकोनॉमिक पॉलिसी को समझते हैं कि इकोनॉमिक पॉलिसी एंड द बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट पोजीशन डेटा आर क्रिटिकली इन फॉर्मुलेटिंग नेशनल एंड इंटरनेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी। बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है या फिर इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट पोजीशन जो है वो बहुत ही क्रिटिकल डेटा होता है जिसको फॉर्मुलेट करना नेशनल और इंटरनेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी का एक आधार होता है। सर्टेन एस्पेक्ट्स ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट डेटा सच एज पेमेंट इन बैलेंस एंड आर की इश्यूज दैट अ नेशंस पॉलिसी मेकर्स सीक्स टू एड्रेस। सर्टेन एस्पेक्ट्स ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट, जो भी डेटा होते हैं उनके, जो भी बैलेंस ऑफ पेमेंट के डेटा होते हैं, उन सभी पेमेंट को इम्बैलेंस करके उनका एक की इशू किया जाता है नेशन पॉलिसी मेकर्स के थ्रू, और उसे एड्रेस किया जाता है जिनको उस इकोनॉमिक पॉलिसी के बारे में जानना होता है या फिर उससे पैसे प्रॉफिट करने होते हैं, बेनिफिट लेने होते हैं। इकोनॉमिक पॉलिसीज आर ऑफन टारगेटेड एट स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स that in turn impact the balance of payments। जो भी इकोनॉमिक पॉलिसीज है वो एक ही चीज को टारगेट करते हैं जो उनके स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स होते हैं। impact of balance of payments, for example one country might adopt policies specially designed to attract foreign investment in a particular sector while another might attempt to keep its currency at an artificially low level in order to stimulate exports and build up its currency reserves. The impact of this policy is ultimately captured in the balance of payment data। जैसे कि एक एग्जांपल यहाँ पे बोला जा रहा है कि कोई कंट्री है वो अडॉप्ट करता है पॉलिसीज को, स्पेशली वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए डिजाइन करता है किसी भी चीज को, एक पर्टिकुलर सेक्टर को, और दूसरा कंट्री क्या करता है वो उसको अट्रैक्ट करने के लिए अपना करेंसी को आर्टिफिशियली लो कर देता है, लो लेवल का बना देता है। कि अगर मान लीजिए डॉलर का यहाँ पे प्राइस अगर 60 रुपए हो गए या फिर 50 रुपए हो गए, तो यहाँ के जो लोकल आदमी लोग हैं वो उसको अफोर्ड कर सकते हैं, उसके प्रोडक्ट को अफोर्ड करने लगेंगे। तो ये होता है कि उनका करेंसी रिजर्व जो है बढ़ जाता है और उनको अच्छा बिजनेस देखने को मिल जाता है, उनको एक अच्छा नया लेवल का ऑर्डर मिल जाता है। अगर इसमें ये भी चेंजेस हो जाता है कि अगर वो आर्टिफिशियली बढ़ा देता है, अपने करेंसी लेवल को और बढ़ा देता है, तो यहाँ के जो इंडिया के जो लो लेवल के फैमिलीज होते हैं या फिर लो लेवल के लोग होते हैं वो उसको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, उसके प्रोडक्ट्स को खरीद नहीं पाएंगे। तो उससे क्या होगा कि उसका इंपोर्ट जो है कम हो जाएगा, डिमांड जो है कम हो जाएगा, तो बिजनेस भी उससे खराब होता है। उन लोग को एक इस तरीके से डिजाइन करना पड़ता है ताकि दोनों बिजनेस सही तरीके से चले, बैलेंस ऑफ पेमेंट हमेशा इक्वल रहे, एक्सपोर्ट भी और इंपोर्ट भी। अब हम लोग बात करेंगे इम्बैलेंस बिटवीन कंट्रीज। इम्बैलेंसेस बिटवीन कंट्रीज क्या होता है? while a nation balances of payments necessarily zeros out of the current and capital account। नेशनल बैलेंस ऑफ पेमेंट जो होता है, नेशंस का जो बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है वो हमेशा जीरो ही होता है, करंट हो या कैपिटल अकाउंट हो, वो हमेशा जीरो होगा। जैसे कि हम लोग अगर कॉमर्स में देखते हैं कि जब हम लोग प्रॉफिट लॉस बनाते हैं तो हम लोग बैलेंस शीट को मैच करने की कोशिश करते हैं, यानी कि एक तरह से बोले तो उसको जीरो करने की कोशिश करते हैं कि हम लोग का जो खर्च है, हम लोग का जो लाइबिलिटी है, उतना ही हम लोग का एसेट भी हो रहा है। तो उसको एक तरह से देख सकते हैं कि वो हम लोग जीरो बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इम्बैलेंस कैन एंड डू अपीयर बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज, और ये इम्बैलेंस जो है दो डिफरेंट कंट्रीज के बीच में होता है करंट अकाउंट्स, और वो कंट्रीज के करंट अकाउंट्स पे इफेक्ट करता है। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक, द यूएस हैड द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इन 2019 एट $498 billion. Germany had world's largest surplus at
275 बिलियन। तो यहाँ पे ये बताया गया कि जो भी अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक जो है वो यूएस का 2019 का सबसे लार्जेस्ट इकोनॉमिक पॉलिसी बताया था, इम्बैलेंस बताया था कि उसका 498 बिलियन डॉलर रुपए का इंपोर्ट एक्सपोर्ट हुआ है। बैलेंस जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है इक्वल है, और जर्मनी का सबसे ज्यादा सरप्लस यानी कि सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट हुआ है, और वो एक्सपोर्ट कितने का हुआ? 2,75 बिलियन डॉलर का। सच इम्बैलेंसेस कैन जनरेट टेंशंस बिटवीन कंट्रीज, और यही इम्बैलेंस जो है सभी कंट्रीज के अंदर टेंशन जनरेट कर देता है कि इकोनॉमी खराब होने वाला होता है या फिर इकोनॉमी अच्छा होने वाला होता है, जब बिजनेस जो है पूरा खराब होने वाला होता है, शेयर मार्केट घटने वाला होता है, ये सारा चीज। डोनाल्ड ट्रंप कैंपेन्ड इन 2016 ऑन अ प्लेटफॉर्म ऑफ रिवर्सिंग द यूएस ट्रेड्स डिफेक्ट्स, जहां पे इंपोर्ट बढ़ गया था और एक्सपोर्ट घट गया था, पार्टिकुलरली विथ मैक्सिको एंड चाइना, और सेम थिंग मैक्सिको और चाइना के साथ भी हुआ था। द इकोनॉमिस्ट इन 2017 द जर्मनी सरप्लस पुट्स अनरीजनेबल स्ट्रेन्स ऑन द ग्लोबल ट्रेडिंग सिस्टम since to offset such surpluses and substance enough aggregate demand to keep people in work. The rest of the world must borrow and spend with equal abandon. तो यहाँ पे जर्मनी ने वही काम किया कि अपने बैलेंस ऑफ पेमेंट को इक्वल करने के लिए, यानी कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट का इक्वल करने के लिए ये सारा काम किया गया। ये उसने काम ज़्यादा करवा दिया, एग्रीगेट डिमांड बढ़ा दिया, पीपल को काम करने के लिए मजबूर कर दिया गया, वैकेंसीज निकाल दिया गया कि आप काम करो, आपको काम मिलेगा, आपको ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट पूरा कंप्लीट करना है। तो ये इम्बैलेंसेस होते हैं कंट्रीज के बीच में कि अगर किसी का एक्सपोर्ट बढ़ गया तो किसी का इंपोर्ट घट गया, किसी का इंपोर्ट घट गया तो किसी का एक्सपोर्ट बढ़ गया। तो ये सारे इम्बैलेंसेस होते रहते हैं और इनको बैलेंस रखना बहुत जरूरी है बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के लिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो जाते वीडियो को लाइक करें और अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन को भी, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिले और आप उसे मिस ना कर सके। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो पे, तब तक के लिए जुड़े रहे माइंड स्टडी पॉइंट के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।